अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस द्वारा वीआईपी के नाम के खुलासे के साथ भाजपा नेता प्रेमचंद अग्रवाल पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी और कैबिनेट मंत्री के बयान के बावजूद वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सरकार और पुलिस दोनों की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। भालू से जान बचाती फिरती उत्तराखंड की जनता के लिए जापान के रेस्टोरेंट में बिकने वाली भालू के शिकार की डिश में कौन सा जवाब रखा हुआ है। स्क्रीन पर जो खबर आप देख रहे हैं वो इस साल के पहले हफ्ते की खबर है। 25 साल के उत्तराखंड का हासिल ये रहा है कि आज गांव में बुजुर्ग की अर्थी को कंधा देने के लिए लोग नहीं हैं। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर तड़ी गांव से आई ये खबर उत्तराखंड में विकास की तस्वीर को बयां करती है। साल के पहले हफ्ते ही हमारे पास सपनों की लूटी हुई वही तस्वीर है जिसे हम भी पिछले 1 साल से उत्तराखंड राज्य में बहस और बदलाव के केंद्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल की आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है हम लोग साथ में मिलकर राज्य की इस तस्वीर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस साल 2026 में वीकली खबरबात के पहले एपिसोड की। अंकिता हत्याकांड का मामला इस हफ्ते भी सुर्खियों में रहा। राज्य के अलग अलग जिलों में जनता ने सड़क में आकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। बीते रविवार के दिन देहरादून की सड़कों पर करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया है। जनता के बढ़ते दबाव की वजह से ही इस हफ्ते कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को अपनी सरकार के बचाव के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत जुटाने का जिम्मा भी जनता के सिर मढ़ दिया है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असहज नजर आए कैबिनेट मंत्री पत्रकारों के सवालों पर इतने बौखला गए कि वो कहने लगे कि आप सड़क चलते किसी भी व्यक्ति की बात को सच कैसे मान सकते हैं। यहाँ एक जरूरी सवाल ये बन जाता है कि जब पूरा विवाद ही भाजपा के एक पूर्व विधायक और उनकी कथित पत्नी के बीच के ऑडियो से शुरू हुआ है, तो भाजपा कैसे सोशल मीडिया में वायरल अपने विधायक के कथित ऑडियो को किसी राह चलते की बात कह सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबोध उनियाल के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया, किसके आदेश पर तोड़ा गया और यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट रिजॉर्ट तोड़ते समय वहां क्यों थी। पूरे हफ्ते चले विरोध प्रदर्शन के दौरान मामले में दूसरी सबसे बड़ी घटना उत्तराखंड पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें पहली बार उत्तराखंड पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर यह माना है कि अंकिता भंडारी पर एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उसकी हत्या के पीछे का मोटिव भी यही एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग थी। पौड़ी के पूर्व एएसपी और अंकिता हत्याकांड में एसआईटी के सदस्य रहे शेखर सोयाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहली बार मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा भी किया है। ये पहली बार है जब उत्तराखंड पुलिस वीआईपी के नाम पर खुलकर बात कर रही है। वर्तमान में हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के एसपी शेखर सोयाल बताते हैं कि आरोपियों ने कबूल किया है कि वो अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग कर रहे थे, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि आरोपी किसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग कर रहे थे। एसपी शेखर सोयाल बताते हैं कि 23 सितंबर को सुबह 9 बजे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम रिजॉर्ट पहुंची थी और उसने अंकिता के पूरे कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वहां से सभी साक्ष्य और सबूत एकत्र कर लिए थे, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया, किसके आदेश पर तोड़ा गया और रिजॉर्ट तोड़ते समय वहां मौजूद भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को साक्ष्य से छेड़छाड़ का आरोपी भी क्यों नहीं बनाया गया। वैसे विधायक रेणु बिष्ट को साक्ष्य से छेड़छाड़ का आरोपी नहीं बनाए जाने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि ये तर्क दिया जाता है कि रिजॉर्ट क्राइम सीन का हिस्सा नहीं था। वैसे इस मामले में चारों तरफ से घिरने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फेसबुक पेज पर सवाल कर रहे हैं कि मित्रों, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस सरकार की बातों पर विश्वास नहीं कर रही है, पर कांग्रेस के पास विकल्प है कि वो न्यायालय में जाकर सीबीआई जांच की मांग करे। कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही होगी। वैसे तो भाजपा अध्यक्ष ने अपने सवाल में कांग्रेस के बजाय जनता लिखना चाहिए था। फिर भी उनकी सरकार और उत्तराखंड पुलिस की नीयत पर सवाल उठने के वाजिब कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि भाजपा आज तक सभी सार्वजनिक मंचों पर वीआईपी को व्यक्ति न बताकर वीआईपी कमरा क्यों बता रही थी। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल राज्य की विधानसभा के अंदर बयान देकर कैसे कह सकते हैं कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं, वीआईपी एक कमरा था। आज जब पुलिस इस बात को स्वीकार कर रही है कि अंकिता की हत्या के पीछे का मोटिव एक्स्ट्रा सर्विसेज की मांग था, तो क्या अब भी प्रेमचंद अग्रवाल कहेंगे कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं, कमरा था। जब भाजपा के कैबिनेट मंत्री सवाल पूछने पर अपनी पार्टी के पूर्व विधायक के कथित ऑडियो को बिना किसी जांच के ही राह चलते आदमी की बात घोषित कर देंगे, तो सरकार की नीयत पर प्रश्न उठना लाजमी है। अगर भाजपा के आरोपित नेता दुष्यंत गौतम पार्टी पद पर रहते हुए ही जांच से पहले ही निर्णय सुना देंगे कि ऑडियो एआई से बना है, तो सवाल उठेंगे ही। अब बात आती है कि पुलिस की नीयत पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं।
तो अगर पुलिस कथित ऑडियो वायरल करने वाली महिला उर्मिला सनोवर पर आरोप लगाने के बाद उन पर चल रहे किसी पुराने मामले पर वारंट इशू करेगी तो उसकी नीयत पर भी सवाल उठेंगे। क्या उत्तराखंड पुलिस को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर जनता के मन में उसकी ऐसी छवि क्यों है कि आरोप लगाने वाली महिला के मन में पुलिस का ऐसा भय छाया हुआ है? अंकिता हत्याकांड में पुलिस और भाजपा पर बड़ा सवाल उनकी नैतिकता के आधार पर है। जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि भाजपा के आरोपित नेता पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। पुलिस हर बात का सेलेक्टिव उत्तर देती है। जैसे पुलिस की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड महिला मंच द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में उठाए गए किसी भी सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। अब आते हैं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर पर। यह खबर भी पिछले हफ्ते की खबरों की कंटिन्यूटी में है। उत्तराखंड में इस हफ्ते भी पिछले कई हफ्तों से जारी मानव वन्यजीव संघर्ष जारी रहा। नया साल जरूर आया, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वालों के लिए वही पुरानी आदिम के दौर की मुसीबत सामने है। पिछले 2 महीनों से आप उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि उत्तराखंड के लोग जैसे किसी आदिम युग में जी रहे हैं, जहां उनके पास सिवा जंगली जानवरों का शिकार बनने से बचने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। पर क्या देश और दुनिया में सिर्फ उत्तराखंड में ही मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहे हैं और उसमें आम इंसान अपनी जान गंवा रहा है? जापान के एक उदाहरण से समझते हैं कि आखिर दुनिया के दूसरे लोग मानव वन्यजीव संघर्ष को कैसे टैकल कर रहे हैं। जापान में बढ़ते भालुओं के हमले की खबर आपने भी सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं जापान की सरकार ने भालू के शिकार को बढ़ावा दिया हुआ है। उसके एक प्रांत में अगले दशक में सालाना 1200 भालुओं का शिकार करने की योजना है। ये छोड़िए, वहां सरकार ने भालू का शिकार कर रेस्टोरेंट में डिश परोसने तक की अनुमति दे दी है, जिसकी भारी मांग जनता के बीच है। हमारे यहाँ तो पूरी खेती उजाड़ने वाले सूअर तक का शिकार आप नहीं कर सकते, फिर जापान में ऐसा क्या है कि वो भालू तक का शिकार कर रहे हैं और उसका व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा है? इसका जवाब है जापान के पास वन प्रबंधन की नीति है, वन्य जीव से जुड़ी हुई कंजर्वेशन और कंट्रोल के मिश्रण वाली संतुलित नीति। ऐसा नहीं है कि वहां सरकार के इस कदम का विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। वहां कुछ एक्टिविस्ट हंटर्स को भालू अधिकारों के खिलाफ मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार अपने मजबूत वन प्रबंधन नीति के तथ्यों से इस बात को स्टेब्लिश करने में सफल रही है कि भालू अधिकारों पर बात करने वाले एक्टिविस्ट मानव विरोधी हैं। हम जानते हैं उत्तराखंड में भालू को रेस्टोरेंट में किसी की थाली में बेच पाना एक असंभव कल्पना है, लेकिन सरकार भालुओं की संख्या तो गिन ही सकती है, ताकि किसी भी जगह पर जब उनकी संख्या ज़्यादा हो तो उसके शिकार के लिए शिकारी नियुक्त करने की प्रोसेस सरल किए जाने जैसे सवालों पर विचार हो सके। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 70% से ज़्यादा वन संपदा से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस वन संपदा का कोई इस्तेमाल स्थानीय लोग पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, जबकि एक सस्टेनेबल तरीके से वनों का दोहन हमारे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आप सोचिए, जिस वन संपदा को पूरी दुनिया आज ग्रीन इकोनॉमी कहती है, उसकी इतनी भारी मात्रा होने के बावजूद हमारे लोगों के लिए वो समस्या कैसे बना होगा? हमारी सरकारों ने जंगलों से हमारे हक हकूक छीन लिए हैं, हमारी आजीविका के वो तमाम साधन जिसकी वजह से हमारे और जंगलों के बीच एक अटूट नाता था वो खत्म किया जा चुका है। हमारे और जंगलों के बीच के नाते को तोड़कर सरकार इन जंगलों का ठीक से प्रबंधन कर पाने में खुद पूरी तरीके से फेल रही है। उसके फेलियर का ही नतीजा ये है कि कभी जंगली जानवर के तौर पर तो कभी जंगल की आग के तौर पर जंगल हमारे ही जान के दुश्मन नजर आने लगते हैं। जंगल छोड़िए, अब तो लगता है मौसम तक उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का दुश्मन बन चुका है। दिसंबर के पिछले पूरे महीने में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ समेत सभी जिलों में बारिश का प्रतिशत 0 रहा है, जबकि इस महीने औसतन 17.5 मिलीमीटर बारिश होती थी। पिछले कुछ सालों में किसी भी साल दिसंबर के महीने पूरे राज्य में बारिश या बर्फबारी का पूर्ण अभाव नहीं देखा गया है। अब आप कहेंगे कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 जनवरी को तो बर्फ़ गिर ही गई है। तो इसे समझिए कि पहाड़ में रहने वाला मूल निवासी टूरिस्ट नहीं है जो अपनी छुट्टी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिहाज से शिफ्ट कर लेगा। उसकी आजीविका इसी बारिश और बर्फबारी से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। दिसंबर के सूखे ने पहाड़ के काश्तकार को पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया हुआ है। इससे सेब की फसल के साथ गेहूँ, टमाटर, मिर्च, आलू, मटर, पत्ता गोभी की फसलों को बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। उद्यान विभाग का कहना है कि बारिश के अभाव से उपज में 40% तक की गिरावट आ सकती है। पर हमारे यहाँ तो मुद्दे ही कुछ और होते हैं। जनता जिस मुद्दे पर वोट देती है, हमारे नेता उसे खूब जानते हैं। इसलिए चौंकिएगा मत जब हमारे नेता इससे लड़ने के लिए भी राम नाम जपने जैसी बात कहकर ठहाके लगाएंगे और आपकी हमारी आस्था की भी खिल्ली उड़ाएंगे।